उत्तराखंड में जो तबाही हुई है उसके बाद अब हर तरफ एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर इस भयानक त्रासदी की वजह क्या थी। एनवायरमेंटलिस्ट और जियोलॉजिस्ट जो हैं वो इसे लेकर बहुत सारी थियरीज सामने ला चुके हैं, लेकिन इस बीच इस तबाही को 1965 की एक घटना से जोड़ा जा रहा है। सही सुन रहे हैं आप, 1965। ये इसलिए भी बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि इस तरह उत्तराखंड में 7 फरवरी के कुदरत के कहर में परमाणु कनेक्शन सामने आ जाता है। उत्तराखंड में हुई तबाही के बाद एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ नए नए दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें विष्णु प्रयाग की है जो कि तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट से करीब 20 किलोमीटर ऊपर है। धौली गंगा नदी में हरे रंग का पानी आगे दिख रहा है और कीचड़ से भरा काला पानी तबाही लेकर आगे बढ़ता चला जाता है। उत्तराखंड में तबाही क्यों आई और ग्लेशियर क्यों फटा, इन सभी सवालों के जवाब तलाशने शुरू हो गए हैं। लेकिन पर्यावरणविद विकास की अंधी दौड़ को इसका कारण बताते हैं तो वैज्ञानिक बदलते मौसम को। वहीं तपोवन के रेणी गांव के लोग इस त्रासदी को साल 1965 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और भारत की खुफिया एजेंसी द्वारा एक साझा कोवर्ट ऑपरेशन से जोड़कर देख रहे हैं। इस सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी पर्वत से एक न्यूक्लियर एक्टिव डिवाइस गायब हो गया था और रेणी गांव के लोग इस रेडियो एक्टिव डिवाइस को ही ग्लेशियर के फटने से जोड़कर देख रहे हैं। रेणी गांव वालों के बीच शुरू हुई इस चर्चा का मजबूत आधार है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो एक ऐसे सीक्रेट मिशन की कहानी सामने आती है जो वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल 1964 में चीन ने शिनजियांग प्रांत में परमाणु परीक्षण किया था, जिसे देखते हुए 1965 में अमेरिका ने चीन की निगरानी का प्लान बनाया। इसके लिए अमेरिका हिमालय की चोटियों में यंत्र लगाना चाहता था, जिसके लिए उसने भारत से मदद मांगी। दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बन गई और फिर हिमालय की चोटियों में खुफिया यंत्र लगाने का ऑपरेशन शुरू हुआ। एक बार पूरी तरह से फैसला हो गया तो फिर इसे अमल में लाने की शुरुआत हुई। इसके लिए भारत और अमेरिका के अफसरों की एक टीम बनी और शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक सीक्रेट ऑपरेशन। इसके लिए 200 लोगों की टीम बनाई गई। टीम में सेना और खुफिया विभाग के लोग शामिल किए गए और इसकी कमान कैप्टन मनमोहन कोहली को सौंपी गई। इस टीम को पहाड़ पर 56 किलोग्राम का यंत्र स्थापित करना था, जिसमें एक परमाणु ईंधन वाला जेनरेटर भी शामिल था। जेनरेटर में प्लूटोनियम की कैप्सूल्स लगे थे। इस परमाणु ईंधन कैप्सूल को एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। तो एक एक्सपीडिशन बनाई गई जिसमें मुझे लीडर बनाया गया और अमेरिकन और इंडियन दोनों टीमें उसमें लोग आए, बड़े बड़े माउंटेनियर और साइंटिस्ट। तो हमारा आइडिया था कि हम नंदा देवी चढ़ें और समर से जाके देखें, अपने विद सेंसर ले गए थे हम 7 मशीनें जो जिससे पता लग जाता है रेडियो एक्टिविटी का। ये सारे सामान लेकर टीम 1965 में नंदा देवी पर्वत पर रवाना हुई। अक्टूबर में टीम करीब 24,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैंप 4 पहुंची। टीम को इसके आगे जाना था, लेकिन पहाड़ पर तब कुछ ऐसा हुआ कि मिशन को अधूरा छोड़ना पड़ा, क्योंकि कैंप 4 तक पहुंचने के बाद मौसम बेहद खराब हो गया। टीम ने इंतजार किया, लेकिन हालात इतने बिगड़ने लगे कि जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। जानलेवा मौसम को देखते हुए टीम लीडर मनमोहन कोहली ने मिशन को अधूरा छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद टीम परमाणु जेनरेटर और प्लूटोनियम कैप्सूल को कैंप 4 पर ही छोड़कर लौट आई। 1 साल बाद टीम वापस उसी जगह पर पहुंची जहां परमाणु कैप्सूल और जेनरेटर को छोड़ा गया था। लेकिन वहां पहुंचने पर उस टीम का सामना एक नई मुसीबत से हुआ। 1966 में जब इस डिवाइस को रखने के लिए नीचे से टीम दोबारा ऊपर गई और जहां पे इस डिवाइस को एक रॉक से बांध कर रखा गया था, तो वहां पे
इसको ढूंढा गया। जब इसको वो ढूंढ रहे थे तो वहाँ पे पाया गया कि वो रॉक जो थी वहाँ पे मौसम खराब होने की वजह से टूटकर नंदा देवी ग्लेशियर में गिर गई थी, और उसके साथ ही वो डिवाइस और जो दूसरा सामान उसके साथ था इंस्टॉलेशन के लिए, वो सब नंदा देवी ग्लेशियर में गिर गया था। एक पहाड़ी के ग्लेशियर में परमाणु कैप्सूल का दफन हो जाना कोई मामूली बात नहीं थी। टीम ने भी इस खतरे को समझा और दोनों देशों की सरकारों ने भी इसे समझा, और इसीलिए इस परमाणु कैप्सूल के कंटेनर की तलाश शुरू हो गई। जब ये डिवाइस नंदा देवी ग्लेशियर में गिर गई तो इसको ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए। इसमें अमेरिकन भी लगे रहे और हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंस के लोग थे, आईटीबीपी के लोग थे, और जो दूसरे इस चीज़ के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इसको नंदा देवी ग्लेशियर में काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ये डिवाइस नहीं मिली। भारत और अमेरिका ने मिलकर इस परमाणु कैप्सूल की तलाश 3 साल तक की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद अमेरिका ने यह दावा किया कि परमाणु कैप्सूल जिस कंटेनर में है वो 100 साल तक नहीं खुल सकता। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि नंदा देवी पर्वत पर वो जिस हालत में है वहां कभी भी हादसा हो सकता है। दावे हैं, सवाल हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अभी उत्तराखंड में उम्मीद है। उन 34 लोगों को बचाने की उम्मीद जो इस वक्त सुरंग में फंसे हुए हैं। इस बीच आज रविवार की सबसे खौफनाक तस्वीर भी देश के सामने आई, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये सैलाब का शोर है जो चंद पलों में जिंदगियां बहा कर ले गया। चमोली में रविवार को ग्लेशियर टूटने के बाद जो हुआ, ये उसकी सबसे खौफनाक तस्वीर है। मौत के सैलाब में मजदूर फंसे थे, क्योंकि पहाड़ों को चीरते हुए 350 किलोमीटर की रफ्तार से कीचड़ से भरा मटमैला पानी आया और सब कुछ तबाह करके आगे बढ़ गया। ये एनटीपीसी का वही बांध है जहां पानी का रौद्र रूप रविवार को दिखा था, और उसके बाद तबाही का मंजर। लेकिन पहली बार ये दर्दनाक तस्वीर सामने आई है जिसमें करीब दर्जन भर लोग जिंदगी की मोहलत मांग रहे हैं, लेकिन जल प्रलय सब कुछ बहा कर ले गया। 2.25 मिनट के इस वीडियो में खौफ दिखाई भी पड़ रहा है और सुनाई भी। ऐसा लग रहा है कि कुछ पलों के भीतर ये लोग पानी का शोर सुनकर निर्माणाधीन बैराज की छत पर आ गए होंगे कि शायद पानी उनके कदमों के नीचे से गुजर जाए। लेकिन ऐसा हो न पाया। लहरों से नजरें चुराने की कोशिश तो इन्होंने की, लेकिन ये पानी बेरहमी साथ लेकर आया था। बर्बादी का ये सैलाब जब गुजरा तो अपने पीछे हजारों टन मलबा छोड़ गया। उसी बैराज के पास पहुंचे संवाददाता वरुण जैन बता रहे हैं कि कैसे मजदूरों ने जान बचाने की कोशिश तो की, लेकिन कुदरत के कहर के आगे इंसानी कोशिश कम पड़ गई। देख सकते हैं वीडियो में साफ यही बैराज नजर आ रहा है, और बैराज के ठीक ये जो सामने पॉइंट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा मिट्टी भरी हुई बैराज के ऊपर नजर आ रही है, ठीक इसी पॉइंट पर वो मजदूर किसी तरीके से बचते हुए आगे आते हैं, बचने की कोशिश करते हुए। जो आखिरी छोर देख रहे हैं आप इस बैराज का, इस आखिरी छोर पर वो आ जाते हैं, लेकिन तब भी जो सैलाब था वो एक ही झटके में इन सभी मजदूरों को अपनी आगोश में ले लेता है। और तबाही का मंजर गुजरा तो वो तस्वीरें भी सामने आईं जो तबाही के पहले विकास का खाका खींच रही थीं।
विकास और विनाश की इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि बांध का करीब 30 मीटर हिस्सा मिट्टी में डूब चुका है और धौली गंगा अपने तल से 30 मीटर ऊपर से बह रही है। तभी तो प्रोजेक्ट की सबसे ऊंचे बैराज वाले हिस्से के ही निशान बचे हैं, बाकी सब कुछ मलबे में धंस चुका है। जहां तबाही मची वहीं से करीब 150 मीटर दूर उम्मीद की किरण अब भी बची है। इस टनल में 34 जिंदगियां फंसी हैं, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। पहली बार सुरंग के भीतर की वो तस्वीरें आई हैं जिससे आपको मुश्किलों का अंदाजा लग पाएगा। महज 20 सेकंड के भीतर जेसीबी रुक जा रही है क्योंकि सामने मलबे का पहाड़ है। इसके आगे घुप अंधेरा है, सिवाय मलबे के कुछ नहीं दिख रहा। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये 4था दिन है और मुश्किल हो रहा है सुरंग में अब आगे बढ़ना, क्योंकि मलबे का ढेर वापस रास्ता रोक रहा है। 110 मीटर तक की हो रखी है एंड जितना खोजा जा रहा है, जितना हम एक्सकवेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मलबा वहाँ से आगे से आ रहा है। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम ही है, पर वास्तविकता ये है कि जितना आप वहाँ पे उठा रहे हैं लोडर और एक्सकवेटर, उससे ज़्यादा मलबा वहीं पे आ रहा है। देखिए, बचाव दल के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि ये मशीन जो अभी इस वक्त आगे मेरी तरफ से निकल रही है, मेरे आगे से निकल रही है, ये जेसीबी मशीन जितना मलबा निकाल कर लाती है उतना मलबा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। खुदाई हो रही है, एक्सकवेशन हो रहा है, मिट्टी को भर के ये जेसीबी मशीन बाहर लेकर भी आ रही है। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि ये जैसे मिट्टी इस वक्त आपको बाहर ले जाती हुई मशीन दिख रही है, जैसे ही ये लेकर जाती है वहां पीछे की तरफ आप देखिए बिल्कुल वैसा का वैसा मलबा इकट्ठा हो जाता है। वॉल्यूम इतना है मिट्टी और पानी से बने इस मलबे का कि दिक्कत हो रही है सिर्फ जेसीबी मशीन से इसे बाहर निकालने में। यही वजह है कि नए नए तरीके भी आजमाए जा रही हैं। कल रात आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सेना की ज्वाइंट टीम भीतर पहुंची और ड्रोन कैमरे से मलबे के आगे देखने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन कैमरा 10 मीटर से आगे जा नहीं पा रहा। हम लोगों ने इसीलिए गांव वालों को भी आज अंदर भेजा जो वहां से के काफ़ी जानकार थे और उनको भी दिखा कर आए और उनसे हेल्प भी कि अगर आप लोग भी कुछ बता सकते हैं टनल के अंदर, तो वो भी ट्राई किया गया। तो सब लोग देख कर आ गए, लेकिन मैं कोई टाइम नहीं बता सकती हूँ। कल ही हेलीकॉप्टर से रिमोट सेंसिंग के जरिए भी इंसानी गतिविधियों का पता लगाने की कोशिश की गई, जिसमें नाकामी हाथ लगी। आज फिर कोशिश हो रही है कि जो मलबा हटाने का काम था वो फिलहाल मशीनों के द्वारा रोका गया है, क्योंकि अब कटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं वो अंदर टनल में लेकर गए हैं आर्मी के पर्सनल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के, और कुछ पाइप से जो टनल ब्लॉकेज था उसको काटने की कोशिश जो है वो अब अंदर की जा रही है। और उसके बाद में एक बार फिर से जो तमाम मशीनें हैं वो मलबा हटाने का काम करेंगी। इस एनिमेशन के जरिए समझिए, दरअसल बुलडोजर और जेसीबी से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। सुरंग की लंबाई 240 मीटर है। रेस्क्यू टीम को 180 मीटर तक पहुंचना है। 48 घंटे के ऑपरेशन के बाद 100 मीटर तक मलबा निकाला जा चुका है। 70 से 80 मीटर का फासला और तय करना है, क्योंकि यहीं पर है एस्केप टनल। माना जा रहा है कि यहाँ पर 34 मजदूर काम कर रहे थे और जब सुरंग के भीतर पानी के साथ मलबा दाखिल हुआ होगा तो मजदूर इस एस्केप सुरंग में दाखिल होकर यहाँ पहुँच गए होंगे। इसलिए मिशन 180 मीटर तक पहुँचने का है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 2 से 2.5 मिनट का जो राउंड है वो जेसीबी मशीन का है और 2.5 मिनट के अंदर अपना चक्कर पूरा कर इस टनल से कुछ इस तरीके से बाहर आती है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। जो हमारी गाड़ी जो जा रही है, ये जो हमारा लोडर जा रहा है, ये जा पा रहा है करीब 90 मीटर के आसपास तक, और उसके बाकायदा आगे 120 मीटर तक की विजिबिलिटी है हमारी। 180 मीटर्स पर एक ऑक्सिलरी टनल है जिसके अंदर कि इट इज़ एक्सपेक्टेड के लोग फंस रखे हैं, तो हमें 180 मीटर तक खींचना है आगे। लेकिन अड़चन एक नहीं है, मलबे के साथ साथ पहाड़ों से रिसने वाला पानी जो सुरंग में जा रहा है वो भी परेशानी का सबब बन रहा है।
और इसीलिए आपकी दुआओं की दरकार है कि वो चौथी जिंदगी जो इस वक्त वहाँ टनल में फंसी हुई है वो सुरक्षित बाहर निकल आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।